नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जेंडर पे गैप। और सबसे लास्ट में डिसरप्टिव नेक्सस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तीन इश्यूज तीनों डिटेल से डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले देखो एक एग्जाम्पल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक केस सामने आया, शायद अभी तक आपने सुन ही लिया होगा। एक लड़की पर यह आरोप लगा हॉस्टल में कि उसने हॉस्टल में बाकी जो लड़कियां थी ना, उनका एमएमएस बनाया नहाते हुए और उसको अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर दिया। शुरुआत में ये खबर आई थी, खबरें ऐसी भी सामने आई कि इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी में कुछ छात्राओं ने सुसाइड की कोशिश की। मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन देखो बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि अभी तक की जांच से ये पता लगा है कि उस लड़की ने किसी का एमएमएस नहीं बनाया, उसने सिर्फ अपनी वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड की थी। लेकिन देखो प्रोटेस्ट शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में आप एसपी हो या और भी कोई बड़े ऑफिसर हो तो आप क्या एक्शन लोगे? आप देखो किसी के साथ अन्याय तो नहीं होने दोगे, मतलब किसी ने गलती की है तो कानून के हिसाब से उसको पूरी सजा मिले, वो आपकी प्रायोरिटी होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन भावना कुछ और होती है, मतलब जनता को लगता है कि इन्होंने अपराध किया है, सरकार केस दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन वास्तव में कई बार इस केस की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि हमें पता ही नहीं वास्तव में उस लड़की ने एमएमएस बनाया था, बाकी लड़कियों का नहीं बनाया था। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जनता को लगता है कि ये अपराधी है, इसने अपराध किया है, सरकार केस को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वास्तव में वो पर्सन इनोसेंट होता है। तो पुलिस के सामने ना ये चुनौती होती है। जैसे आप ऑफिसर हो, इस केस में आपके सामने चुनौती रहेगी, या तो आप सीधा सीधा जिस लड़की पर आरोप लग रहा है उसके खिलाफ एक्शन लो, जबरदस्त जनता जो चाहती है वो एक्शन ले लो, फर्जी उसे फंसा दो, ये आसान रास्ता है। लेकिन देखो कुछ समय के लिए आसान लग सकता है, बट बाद में वो केस कोर्ट में भी जाएगा। कोर्ट में तो एविडेंस काम करते हैं। वास्तव में अगर उसने एमएमएस नहीं बनाया था तो कोर्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने झूठा केस क्यों बनाया। तो ऑफिसर का स्टैंड देखो इसके ऐसे केसेस में ना यही होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी के आधार पे काम करे, फैक्ट्स के आधार पर। वास्तव में ऐसी कोई वीडियो मिली है, नहीं मिली, तो फिर बिना गुनाह के एक्शन नहीं लिया जा सकता। और क्योंकि देखो लैंड ऑर्डर संभालना भी आपका काम है, तो जनता में अगर ये गलत भावना है कि उस लड़की ने अपराध किया है तो जनता के सामने भी ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। जैसे इस केस में पुलिस अच्छा काम कर रही है, हॉस्टल के छात्राओं की 10 मेंबर की कमेटी है, उसको अपडेट्स देगी पुलिस केस में जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और उनको इन्वॉल्व करेगी कि कैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इससे ना ट्रांसपेरेंसी होगी, उन लड़कियों को भी पता लगेगा जिनको लगता है कि उसने अपराध किया है कि वास्तव में अपराध किया है या फिर नहीं किया है। और जो भी स्टेप्स रेलेवेंट है वो पुलिस को लेने चाहिए, ताकि एक तरफ निर्दोष को सजा ना मिले, दूसरी तरफ जनता में जो गलत धारणा है वो भी दूर हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैप्पीमन जैकब का आईआर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल का टाइटल है जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स ए फूल्स एरेंड। देखो टाइटल में जो कीवर्ड्स है ना, उनके मतलब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। जियो पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिक्स स्पेशली आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस एज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किस प्रकार से पॉलिटिक्स को स्पेशली आईआर के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। इसमें देखो एग्जाम्पल आएंगे वार ट्रीटीज। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किस प्रकार से क्वाड में 4 देश आए हैं, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। पर्पस सबका सेम है, इनडायरेक्टली चाइना को काउंटर करना इंडो पैसिफिक रीजन में। ये भी जियो पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है ना वो इंडो पैसिफिक रीजन है। क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में ये 4 देश एक साथ आए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना की बढ़ती एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए। समझ गए? तो फिर से डेफिनेशन की तरफ आइए। जियो पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस एज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब जियो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पर आइए। कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिक फैक्टर्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड। जियो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है, अब देखो एक ज्योग्राफिकल रीजन में
कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूएस के द्वारा एक ऐसा ही इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें देखो 14 देश हैं, ये पूरी लिस्ट है। ये 14 देश वर्ल्ड की जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, लेकिन 4 पिलर्स पर आधारित ये ग्रुप है। एक पिलर को इंडिया ने इसमें ज्वाइन नहीं किया है, 3 को किया है। एग्जाम्पल समझ के जियो इकोनॉमिक्स का, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में विभिन्न देश एक साथ आते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए। टेक्निकल डेफिनेशन इस प्रकार से है, कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिक फैक्टर्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन दोनों टर्म्स का मतलब आपको पता लग गया। अब फूल्स एरेंड, इसका क्या मतलब होता है? मतलब एक ऐसा टास्क आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे बोल देते हैं ना कि आंसर राइटिंग के बिना यूपीएससी के एग्जाम में सक्सेस मिलना फूल्स एरेंड है, मतलब बहुत मुश्किल है। तो राइटर के टाइटल का मतलब है जियो पॉलिटिक्स पे सरकार फोकस कर रही है, जियो इकोनॉमिक्स के बिना तो ये फूल्स एरेंड है, इसमें सफलता सरकार को नहीं मिलने वाली है। तो इस प्रकार से देखो टाइटल हमने समझ लिया। टाइटल को समझना जरूरी था क्योंकि ये मेन आर्टिकल का एसेंस है। अब राइटर ये कहते हैं हैप्पीमन जैकब कि इंडो पैसिफिक रीजन में ना सरकार जियो पॉलिटिकल डायमेंशन पे तो फोकस कर रही है, जैसे क्वाड है, बट जियो इकोनॉमिक्स डायमेंशन पे नहीं फोकस कर रही है, यानी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें 14 देश हैं, इसमें 4 पिलर्स हैं, सप्लाई चेन, टैक्स एंटी करप्शन, टैक्स एंड एंटी करप्शन एक साथ हैं, क्लीन एनर्जी, और चौथे नंबर पे है ट्रेड वाला। ये देखो यहाँ पे ट्रेड, सप्लाई चेन रिजिलियंस, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन, टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो ट्रेड वाला जो पिलर है इसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। उसी प्रकार से RCEP, इसमें देखो अगर इंडिया साइन कर लेता रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट, तो ये 16 देश हो जाते, बट इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, तो अब इस एग्रीमेंट में 15 देश हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में और किसी मेजर इकोनॉमिक एग्रीमेंट में इंडिया शामिल नहीं है। इंडिया देखो बायलैटरली तो अलग अलग देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नेगोशिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यूएई के साथ में तो साइन हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आधा साइन हुआ है, अर्ली हार्वेस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और कई देशों के साथ में नेगोशिएशंस चल रही हैं बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। लेकिन मल्टीलेटरल लेवल पे इंडिया नहीं साइन कर रहा है। अब इसका इंपैक्ट देखो ये पड़ेगा कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना इकोनॉमिक डायमेंशन में, वो बढ़ता ही जाएगा, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इंडिया को डर ये लगता है अगर इन मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को इंडिया साइन कर लेता है जिसमें चाइना शामिल है जैसे, तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनका फ्लडिंग हो जाएगा इंडिया में, और कहीं ना कहीं इंडिया का ये डर जेन्युइन भी है। बट राइटर कहते हैं कब तक देखो आप चाइना से डर के रहोगे। चाइना से अगर आपको निपटना है तो चाइना के चैलेंज का सामना करो। जैसे देखो किसी भी चुनौती का से आपको निपटना है ना, तो उस चुनौती को फेस करना ही सबसे आसान सॉल्यूशन है। अब जैसे देखो चाइना में ना कोविड-19 के दौरान सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई, चाइना के ऊपर से बहुत सारी कंपनीज का भरोसा उठ गया। हमने भी बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए कि अब इंडिया के पास मौका है उन कंपनीज को भारत में लाने का, लेकिन मुश्किल से 1-2 कंपनीज इंडिया में आईं। ज़्यादातर कंपनीज ने वियतनाम का रुख किया, इंडोनेशिया का रुख किया। तो देखो ये कंपनीज इंडिया में ना आके वियतनाम और इंडोनेशिया में गई, उसका एक रीज़न राइटर ये भी बताते हैं कि ये देश वियतनाम, इंडोनेशिया, ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा हैं। ये मल्टीलेटरल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना उनका पार्ट हैं, जबकि इंडिया नहीं है। और इंडिया के पास मौका था IPEF में पूरी तरह से शामिल होने का, अभी शामिल तो हुआ है, पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो चौथे पिलर पर भी इंडिया सहमत हो सकता था। इस प्रकार से इंडिया रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बन जाता, फिर कंपनीज इंडिया में भी आना पसंद करती। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं देखो सिर्फ ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बनने से काम नहीं चलेगा,
कुछ तो दिक्कत होगी ना। चाइना से कंपनीज गई तो इंडोनेशिया और वियतनाम में गई, इंडिया में नहीं आई। तो हमें बिना किसी एक्सक्यूज़ के हमारे देश में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, मतलब जहाँ अभी कमियाँ हैं उन्हें दूर करना होगा। लास्ट में राइटर मेन बात को दोहराते हैं और बोलते हैं जियो इकोनॉमिक्स पे ध्यान दिए बिना जियो पॉलिटिकल एम्स को अचीव नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब इंडिया को इन मल्टीलेटरल ग्रुप्स का पार्ट बनना चाहिए। अगर इंडिया को चाइना से दिक्कत है तो शुरुआत में उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए जिसमें चाइना नहीं है। जैसे देखो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें 11 देश हैं। पहले यूएसए भी इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहता था लेकिन नहीं बना, क्योंकि ट्रंप ने इस एग्रीमेंट को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और ट्रंप के कार्यकाल में यूएसए इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बना था। तो ये एग्रीमेंट ज्वाइन कर सकता है इंडिया। उसके अलावा IPEF, इसमें भी चाइना नहीं है, इसमें 14 देश हैं। इसका पार्ट तो इंडिया को पूरी तरह से बनना चाहिए, क्योंकि चाइना वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर सही नहीं बैठता कि इन मल्टीलेटरल ग्रुप्स में शामिल होने से चाइना का माल इंडिया में फ्लड हो जाएगा। तो इस ग्रुप में तो चाइना था नहीं ना, फिर इंडिया ने इस ग्रुप को पूरी तरह से ज्वाइन क्यों नहीं किया, ट्रेड वाले डायमेंशन को क्यों नहीं रेटिफाई किया। समझ गए। तो पॉइंट ये है कि शुरुआत में इंडिया को उन ग्रुप्स में शामिल हो जाना चाहिए जिसमें चाइना नहीं है, और बाद में तो देखो चाइना का सामना करना ही पड़ेगा ना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जेंडर पे गैप से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया की इकोनॉमी आज के समय में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं इंडिया की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है तो इसका फ़ायदा ना देश के सभी सेक्शंस को मिलना चाहिए, बट देखो ऐसा अक्सर हो नहीं पाता। फॉर एग्जांपल वुमेन है, वुमेन और मैन के बीच में ना पे गैप आज भी काफ़ी ज़्यादा है। पे गैप मतलब सेम काम के लिए मैन को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वुमेन को कम मिलते हैं। अब देखो ऐसा गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर जो फॉर्मल सेक्टर की प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें तो होगा नहीं, जाहिर तौर पर इनफॉर्मल सेक्टर में ये ज़्यादा होता है। मतलब फॉर्मल सेक्टर में तो इसलिए भी नहीं होता ना क्योंकि सरकार के कानून हैं, अगर कोई कंपनी ऐसा करेगी तो उसके खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी, बट फॉर्मल सेक्टर को सरकार रेगुलेट ही नहीं कर पाती। तो मैन और वुमेन के बीच में जो पे गैप है ना वो पहले की अपेक्षा कर तो कम हुआ है। 1993-94 में ये 48% था, बट देखो 2018-19 में 28% हो गया, लेकिन कोविड-19 की वजह से फिर से बढ़ गया 7% और। अगर अब बात करें कि पे गैप होता क्यों है मैन और वुमेन के बीच में, देखो कुछ रीजंस तो हो सकते हैं, जेन्युइन हो, एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, इन सब का अभाव हो वुमेन में, इस वजह से उन्हें कम सैलरी मिलती है। बट देखो अक्सर ये सब चीज़ें सिमिलर हों तो भी देखो पे गैप में डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है मदर्स को कम वेजेस मिलेंगे और नॉन मदर्स को ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, और बहुत जगह ऐसी होती हैं जहां महिलाओं के काम को कम करके आंका जाता है कि ये काम तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो उसके लिए कम वेजेस दिए जाते हैं। बट देखो इंटरनेशनल लेवल पे अब UN ने चैलेंज लिया है कि इस जेंडर पे गैप को ख़त्म करना है। ILO ने अपने संविधान में ये प्रोविज़न शामिल किया है, इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। इसके अलावा एक कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEWAW। अब ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, जेंडर पे गैप वाला, तो इस पर भी ध्यान देती है ये कन्वेंशन। बात करें इंडिया की, इंडिया ने क्या किया है जेंडर पे गैप को ख़त्म करने के लिए। 48 में एक्ट आया मिनिमम वेजेस एक्ट, 1976 में एक्ट आया इक्वल रीनमरेशन एक्ट। इसके अलावा 2019 में कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स आए थे लेबर लॉ से संबंधित, और कोड ऑन वेजेस भी सरकार ने फॉर्मुलेट की थी। मनरेगा आया 2005 में। मनरेगा से देखो दो फायदे हुए। डायरेक्ट फायदा तो ये हुआ मनरेगा में वेजेस ठीक ठाक मिलते हैं, मतलब इस पर भी एक्सपर्ट्स क्वेश्चंस रेज करते हैं कि मनरेगा में वेजेस कम है, लेकिन मनरेगा से पहले तो वेजेस और भी कम मिला करते थे रूरल एरियाज़ में। तो मनरेगा ने थोड़ी सी सिचुएशन ठीक की।
तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ कि मनरेगा में जो महिला वर्कर्स काम करती हैं उनको रिलेटिवली ज़्यादा वेजेस मिलते हैं। इसके अलावा अब चूँकि देखो मनरेगा में वेजेस ज़्यादा मिलते हैं, तो इसके अलावा गांव में, देहात एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं ना काम संबंधित, उसके लिए भी महिलाएं मनरेगा जितने वेजेस की डिमांड करती हैं, भाई जितने कम से कम मनरेगा में मिलते हैं उतने तो मिले, और ऐसा होता भी है, एम्प्लॉयर्स को उतने वेजेस देने पड़ते हैं। तो मनरेगा के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के फ़ायदे हुए हैं। इसके अलावा सरकार और क्या कर रही है? सरकार ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 में बदलाव किया। पहले 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलती थी, अब 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलेगी अमेंडमेंट के बाद में। तो इससे फ़ायदा हुआ है। स्किल इंडिया मिशन में महिलाओं को मार्केट रेलेवेंट स्किल्स सरकार प्रोवाइड कर रही है, ताकि स्किल के नाम पे महिलाओं को कम वेजेस ना दिए जाएं। मतलब सरकार प्रयास तो कर रही है, बट देखो इसी गति से चलते रहे ना तो 70 साल पूरे लग जाएंगे जेंडर पे गैप को ख़त्म करने में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 जो है वो भी जेंडर पे गैप को ख़त्म करने की बात करता है। क्या है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8? अचीविंग फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मैन इंक्लूडिंग यंग पीपल एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। और उसके बाद लास्ट कंपोनेंट है इस गोल नंबर 8 का, इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। इसके अलावा देखो एक एपिक इनिशिएटिव है, इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन, एपिक। इसको ना कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर लॉन्च किया था। एपिक को कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर लॉन्च किया था? जैसे देखो OECD है, ILO है, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UN वुमेन है, इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया था, ILO, OECD और UN वुमेन। मकसद इस एपिक इनिशिएटिव को लॉन्च करने का यही था, इक्वल पे इंश्योर करना, इक्वल वर्क के लिए, चाहे वो वुमेन हो या फिर मैन हो। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, आज के समय में देखो जेंडर पे गैप को ख़त्म करने के लिए इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ वुमेन को फ़ायदा होगा, बल्कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिसरप्टिव नेक्सस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान से संबंधित है। देखो चाइना और पाकिस्तान के बीच ज़बरदस्त अलायंस देखने को मिलता है। दोनों देश बोलते हैं हमारी जो दोस्ती है माउंट एवरेस्ट से ऊंची है, शहद से मीठी है, समुद्र से गहरी है, ऐसी ऐसी बातें दोनों देश करते हैं। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो कंटेक्स्ट ये है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की ना एक कमेटी है जिसका नाम है अल कायदा एंड ISIL यानी दाइश सैंक्शन कमेटी, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है UNSC 1267 कमेटी। अब ये कमेटी जो है ना, मुंबई बम धमाकों में जो इंडिया के मोस्ट वांटेड है ना साजिद मीर, इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट करना चाहती थी, बट चाइना ने ऐसा नहीं करने दिया। चाइना ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया। इससे पहले भी चाइना काफ़ी बार कुछ लोगों को टेररिस्ट डेजिग्नेट होने से रोक चुकी है, जैसे अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल रऊफ अजहर। ये जो मक्की है ये लश्कर तोयबा का मेंबर है, और अब्दुल रऊफ अजहर ये जैसे मोहम्मद का, दोनों टेररिस्ट हैं। जब ये कमेटी UNSC की इनको टेररिस्ट डेजिग्नेट करना चाहती थी, तो चाइना ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया। इवन जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, इसको भी 10 साल तक चाइना ने लगातार टेररिस्ट डेजिग्नेट नहीं होने दिया। ये सारे टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की धरती पर पनपते हैं। पाकिस्तान का डीप स्टेट इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और काफ़ी हैरानी की बात है, चाइना एक प्रकार से ऐसा करके पाकिस्तान के टेररिज्म स्टेट वाले टैग को और ज़्यादा रिफाइंड कर रहा है पाकिस्तान को, बल्कि इससे और नुकसान होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ऑलरेडी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। पाकिस्तान काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, नहीं निकल पा रहा है। अब हालांकि ऐसी खबरें आई थी कि इस लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकल सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि चाइना क्यों पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट बनाए रखना चाहता है। देखो बात सिर्फ ये नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस देखने को मिलता है टेररिज्म के मुद्दे पर, लेकिन और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे पाकिस्तान के पास ना अभी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का, कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने में। इसके साथ साथ देखो
CIA जो US की खुफिया एजेंसी है ना, इसने आरोप लगाया था, रिपोर्ट किया था 1991 से लेकर 93 के बीच में चाइना ने 34 M11 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स पाकिस्तान को दी थी और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम के अगेंस्ट था। दोनों देशों ने मिलकर नॉर्थ कोरिया की मदद की न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने में। मतलब समझ गए ना कि चाइना और पाकिस्तान का जो ये नेक्सस है ना, सिर्फ टेररिज्म के मुद्दे पर नहीं देखने को मिलता, और बहुत सारे डोमेन्स में देखने को मिलता है। पाकिस्तान पूरी तरफ से चाइना के ऊपर डिपेंड होता जा रहा है। जैसे चाइना जितना एक्सपोर्ट करता है ना, अपना मिलिट्री एक्सपोर्ट, उसमें से 47% तो पाकिस्तान को जाता है। चाइना पाकिस्तान को बहुत कुछ देता है, JF-17 फाइटर जेट, K-8 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अल खालिद टैंक, बाबर क्रूज मिसाइल। मतलब मेन जो हथियार है ना पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की खुद की कोई अच्छी डिफेंस रिसर्च एजेंसी नहीं है जैसे हमारे देश में DRDO है। तो अपने मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड हो गया है आज के समय में। पहले US करता था, लेकिन आजकल इंडिया के कंसर्न्स के चलते US पाकिस्तान को ज़्यादा हथियार नहीं देता। इसके बाद आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एग्जाम्पल देख लीजिए। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक मुख्य ब्रांच है। अब देखो, ये जम्मू एंड कश्मीर से होकर गुजरता है, ऐसे एरिया से जिस पर इंडिया का क्लेम है लेकिन जो अभी पाकिस्तान के पास में है। समझ गए? और इंडिया से कंसल्ट किए बिना चाइना इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ गया। इंडिया के अनुसार ये जो प्रोजेक्ट है ना, CPEC, इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि ऐसे जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट से गुजरता है जिस पर बेशक अभी पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन वो इंडिया का पार्ट है। देखो, ये सारे एग्जाम्पल्स ना ये शो करते हैं कि चाइना ना पाकिस्तान को एज ए टूल इस्तेमाल करता है इंडिया के अगेंस्ट। चाइना को लगता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए ना, और पाकिस्तान इंडिया की नहीं बनती, तो पाकिस्तान इंडिया को ना जकड़े रहेगा। इंडिया एशिया में और वर्ल्ड लेवल पे इमर्ज नहीं हो सकेगा, राइज नहीं हो सकेगा इंडिया का। अब सोच के देखिए, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में हमारी फोर्सेस तैनात हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं, इतनी ज़्यादा, बहुत खर्चा भी होता है। अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स ना होती तो उतनों पैसों का इस्तेमाल होता देश की इकोनॉमी में कहीं और, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इंडिया की इकोनॉमी कितना तेज़ी से राइज करती। अब देखो, जम्मू एंड कश्मीर में अगर सिचुएशन सही रहती तो दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पे आते बहुत बढ़िया ढंग से घूमने के लिए, इससे बहुत फ़ायदा होता देश को। लेकिन जानबूझ के पाकिस्तान ऐसा होने नहीं देता है। पाकिस्तान का भी इससे नुकसान होता है। पाकिस्तान भी देखो बहुत सुंदर है। पाकिस्तान की साइड का जो कश्मीर है ना, अगर हम स्टेटस को भी माने कि अभी पाकिस्तान की साइड में जो कश्मीर है वो बहुत सुंदर है, अगर पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट ना हो ना, पाकिस्तान के कश्मीर में इतने लोग घूमने आए वर्ल्ड से, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों के कारण पाकिस्तान में टूरिज्म नहीं पनपा है। पाकिस्तान ने खुद अपना कितना नुकसान करवाया है वो पाकिस्तान भी नहीं समझता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आज देखो चाइना पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर है। कल परसों मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना शरीफ ये बोलते हैं कि अब हम इवन हमारे पुराने मित्र देशों के पास मिलने के लिए जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि हम उनसे मदद मांगने आए हैं पैसों की। समझ रहे हो? मतलब पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब है कि वो उनके पुराने देश जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, उनसे भी मिलने के लिए जाते हैं चाइना, तो उनको लगता है कि ये पैसे मांगने आए हैं। इतनी खराब सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान और चाइना के बीच में बायलैटरल ट्रेड वैसे $20 बिलियन का है, लेकिन ज़्यादातर देखो पाकिस्तान की साइड से डेफिसिट है। $18 बिलियन का तो चाइना एक्सपोर्ट करता है। सोच के देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे ना चाइना की पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो गई है। 1950 में तो चाइना की पोजीशन कश्मीर के इशू पर में ना न्यूट्रल थी। इसके बाद 1960s में और 1970s में जब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हो गया था, 1962 में युद्ध हो गया था, तो चाइना की तरफ से रेटोरिक तेज हो गया। बोला गया चाइना की तरफ से UN रेजोल्यूशन के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर के पीपल सेल्फ डिटरमाइन करें कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान का। इसके बाद 1980s में जब आए तो पाकिस्तान का ये स्टैंड रहा, UN रेजोल्यूशन और बायलैटरल एग्रीमेंट्स के हिसाब से कश्मीर इशू को सोल्व किया जाए।
अब लेकिन देखो स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर से, तो चाइना ने इसका पुरजोर विरोध किया। चाइना ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में जम्मू एंड कश्मीर के इशू पर डिस्कशन चाहता था और इसके लिए चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। वो बात अलग है कि ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इंडिया के मित्र देशों ने वीटो का इस्तेमाल किया था इस इशू पर। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना के कहने पर पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रोविंस बना लिया। वैसे गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपना 5th प्रोविंस बना दिया क्योंकि देखो चाइना ये चाहता है अगर ऐसा होगा तो 1963 का जो एग्रीमेंट है ना चाइना और पाकिस्तान के बीच में, वो डाइल्यूट हो जाएगा। हुआ क्या था उस समय ना, पाकिस्तान ने सक्सम वैली को दे दिया था चाइना को। जब देखो ये एग्रीमेंट हुआ था ना पाकिस्तान और चाइना के बीच में, तब ये बोला गया था कि अभी के लिए सक्सम वैली चाइना को दी जा रही है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके सेटलमेंट हो गया ना, तो फर्दर चाइना और पाकिस्तान फिर से नेगोशिएट करेंगे। बट देखो अब चूंकि गिलगिट बाल्टिस्तान 5वां प्रोविंस बन गया पाकिस्तान का, इंडिया ने स्पेशल स्टेटस रिवोक कर लिया, तो सक्सम वैली भी अब चाइना के पास ही रहेगी। चाइना इससे खुश है। मतलब हालांकि वैसे भी चाइना देने नहीं वाला था, लेकिन काइंड ऑफ जो कागजी वर्क है ना उसमें भी चाइना को अब दिक्कत नहीं आएगी। मतलब 1963 का जो एग्रीमेंट है वो डाइल्यूट हो चुका है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं पाकिस्तान ना चाइना की मदद करता है मुस्लिम वर्ल्ड से दोस्ती बढ़ाने में। जैसे देखो चाइना के जिंगजियांग रीजन में ना मुस्लिम्स पे काफ़ी अत्याचार होता है, बट कभी आपने देखा है OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ज़्यादा इस इशू पर चाइना के अगेंस्ट आवाज़ उठाए? नहीं। यही तो OIC का दोगलापन है। चाइना में मुस्लिम पर जो अत्याचार होता है उसको लेके OIC आवाज़ नहीं उठाती, और इसमें पाकिस्तान मदद करता है चाइना की। पाकिस्तान OIC को समझाता है कि चाइना के खिलाफ मत बोलिए। चाइना के जिंगजियांग रीजन में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट सेपरेटिस्ट, ये जो एक्टिव है ना, ये जो सेपरेटिस्ट है ना, जो जिंगजियांग रीजन को चाइना से अलग करना चाहते हैं। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान इनको पनाह ना दे। यही उम्मीद पाकिस्तान की अफगानिस्तान से भी है, तो पाकिस्तान चाइना की इन कंसर्न्स को एड्रेस करने में मदद करता है। अब लास्ट में ये बोला जाता है, पहले देखो पाकिस्तान ना US के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन US के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लोज चला गया है पाकिस्तान अब चाइना के। बट दोनों के बीच में जो नेक्सस है ना कहीं देखो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए जाहिर तौर पर ठीक नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइना पाकिस्तान नेक्सस से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।